हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास का आज हम लोग आरंभ करेंगे क्लास नंबर 21 के साथ। और एमसीक्यू जो है हम लोग का WCS वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का चल रहा है, जिसका कि आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने किया, जिसमें कि हम लोगों ने बेस्ट जो है 20 क्वेश्चन थे उसको कवर करा है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं अपना क्लास को शुरुआत करूँ। सर्वप्रथम आप लोग को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। योग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि देखा जाए तो हम लोग सभी लोगों को जो है योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और आज के दिन जो है एक बहुत अच्छा एक तरह से कहिए दिन है। हालांकि आज का जो दिन है उस सुबह में ही योगा लगभग बहुत बच्चे जो हैं, जो मेरा क्लास भी करते हैं, वो लोग किए भी होंगे, जो नियमित रूप से जो योगा कर रहे हैं। तो योगा जो है, योगा वास्तव में जो है मनुष्य के लिए, इंसान के लिए बहुत ही लाभकारी एक चीज़ है, जिसको कि हर कोई को करना चाहिए। देखिए, फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, ठीक है, योगा जो है स्वस्थ रखता है इंसानों को। तो हमें जो है रोज़ नित्य प्रतिदिन योगा करना चाहिए। ऐसे भी योगा का आप डिफिनेशन पे जाते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होता है वो योग के जरिए ही हो सकता है, ठीक है। या फिर हम यदि दूसरा बात बोले तो एक जो आपका जो चित्त होता है, चित्त से यदि वृत्तियों को आप निकाल पा रहे हैं तो वो भी योग के कैटेगरी या फिर योग के सहायता से ही आप चीज़ों को कर पाइएगा, ठीक है। एक बेहतर समाज, एक जन कल्याण के लिए हमें हर इंसान को योगा जरूर करना चाहिए और दूसरे लोग को प्रेरित भी करना चाहिए जो लोग योग से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं खुद योग से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी होगा तो आप लोगों को क्लासेस भी इस पे छोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन, इसका महत्व और अच्छे विस्तार में समझाऊंगा। पर फिलहाल अभी हम लोग जो है इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अपना जो आपका ITI का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज 21 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और टोटल हम लोग का 500 क्वेश्चन का जो कारवा है वो चलता रहेगा, रोज़ रोज़ धीरे धीरे चलता रहेगा और हम लोग एग्जाम से पहले इन चीज़ों को ख़त्म भी करेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग नियमित रूप से क्लास कीजिए, डेली आइए, क्लास कीजिए, एक मतलब कि एक जज्बे के साथ, एक इन्जॉयमेंट के साथ क्लासेस को कीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझाया भी जा रहा है आप लोग को, बतौर आप लोग को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक चीज़ों को कवर करते रहिए और क्लासेस को करते रहिए डे बाय डे, रोज़। तो चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चंस को अब देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर। क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर से आप लोग परिचित हैं। माइक्रोन जो है वो भी एक लेंथ मेजरमेंट करने का ही एक इकाई है, लेकिन जैसे मेट्रिक प्रणाली में जो हम लोग मैं बताया था आपको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब चीज़ों को बताया था। तो यहाँ माइक्रोन जो है, माइक्रोन भी एक लेंथ मेजरमेंट करने का ही, दूरी नापने का ही इकाई है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को नापा जाता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस को, जिसको कि आप आँख से भी नहीं देख पाइएगा, उसका वैल्यू मेजर किया जाता है। जैसे मान लिया जाए आप लेंथ ऑफ बैक्टीरिया की लंबाई या फिर फंगस, इन सब चीज़ों का जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन सब का जो है या फिर जो डायमीटर होता है, या फिर आपका जो ये आपका जो क्या बोलते हैं, आपका रेडियस होता है, व्यास होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं। इससे थिकनेस को मेजर करते हैं। तो बहुत ही माइन्यूट सब चीज़, बहुत छोटे सब चीज़ों को मेजर करने के लिए माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होगा। ओके, तो देखिए इसका एक रिलेशन है, आप रिलेशन ध्यान में रखिए। होता है कि 1 mm जो होता है, 1 mm वो आपका 1000 माइक्रोन, ओके, सिंबल इसका इस तरह से माइक्रोन म्यू दिखाया जाता है, माइक्रोन के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि मैं दिखाऊँ, यहाँ से यदि सॉल्व करूँ 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन कितना के बराबर हो जाएगा, 1/1000 है या ना। ये 1000 जो है कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो 1/1000 क्या, mm है या ना। इसको इधर में ले गया और इसको इधर ले गया, ठीक है। उसके बाद 1 माइक्रोन का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 mm। समझ में आया, 3 जीरो है यहाँ पे। ऊपर जब जाएगा, ये इसको शिफ्ट करेंगे डेसिमल, जब इसको कन्वर्ट करेंगे, एक संख्या तो है और 2 संख्या यहाँ पे 2 जीरो दे करके एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया। तो कितना हो गया वैल्यू मेरा, 1 माइक्रोन बराबर कितना वैल्यू आया,
बताइए, 1 माइक्रोन, ओके, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। आंसर क्या आ गया? आंसर सभी को बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। ओके, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? देखिए 22 नंबर कहता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग मीटर? 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग मीटर? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉल्व कर लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो देखिए हम लोग को जैसे रिलेशन पता है कि 1 मीटर में कितना, एक सेकेंड, हाँ, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वो जो मैं कल का क्लास में जो टेबल बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक भी रिलेशन याद नहीं करना था, जो मैं आपको बोला भी था। तो मीटर जहाँ रहता है उसके आगे कितना था? 1000 था। और सीएम जो था उसके आगे कितना था? 1 लाख था। तो उधर का जो इधर 1000 जो है मीटर का, सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर 5 शून्य है और मीटर में 3 शून्य है। तो इसका 3 शून्य उसके 3 शून्य से कैंसिल हो जाएगा। उधर कितना सीएम में कितना बच जाएगा? 2 शून्य बच जाएगा। मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जो बच्चे प्रीवियस क्लास किए थे उनको इन चीज़ों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। जो नहीं किए हैं वो कृपया जाके देख लें उन वीडियोज़ को, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सभी को पता भी रहता है, लेकिन फिर भी कहाँ से आता है इन चीज़ों को कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ को आप समझिए, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसको क्या मैं इधर ले जा सकता हूँ कि नहीं, और इसको इधर ले जा सकता हूँ, हाँ या ना? तो हाँ, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? 1/100 मीटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, सेम 100 नीचे ले गए तो यहाँ क्या बच गया? 1 सेंटीमीटर बच गया। अब आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। आपसे क्वेश्चन वो पूछा है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया आप जो हैं इसका सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में आप बोल रहे हैं ना, हमको स्क्वायर बता दीजिए। यहाँ मीटर है ना, आप मीटर में नहीं हमको स्क्वायर बताइए। तो हेलो भैया, हम भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, इस पूरे टर्म का ही स्क्वायर कर देते हैं लोग। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या होगा? ये जो हमारा 100 है, तो नीचे में जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना? 2 शून्य का मतलब कितना बन जाएगा? 4 शून्य बन जाएगा। ओके, नीचे 4 शून्य हो गया, और यहाँ जो मीटर है क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या आ गया? आंसर आपका हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या 1 वर्ग सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसी चीज़ को यहाँ पे 4 तो शून्य है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2, 3 और 1 यहाँ पे। ये 4 के बाद यहाँ डेसिमल ले आए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो यही आपका रिलेशन आ गया। देखिए आपको ऑप्शन में या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा। चलिए इसको हम छोटा करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो ले लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा है सभी को बताइए? ऑप्शन नंबर सी। क्या गया? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में सभी को? तो ये आपसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीटर में सेंटीमीटर पूछ देगा, वो आपसे जो है स्क्वायर में भी पूछ देगा, या फिर आपसे वो घन में भी पूछ देगा, क्यूब में। यदि मान लिया जाए मैं यहीं पे क्वेश्चन आपको बोल देता कि भाई बताओ तो कितना होगा। चलिए इसका इंक चेंज कर देते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता कि बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर हाउ मच, नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हाउ मच मीटर क्यूब, तब क्या बताते? कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? सेम वही प्रोसेस चलेंगे हम लोग। क्या वैल्यू आता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दें हम लोग? क्यूब कर देते हैं, कर दें। तो यहाँ पे क्या आएगा मान? क्यूब कीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे? क्यूब करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिए इसका क्यूब जो होगा कितना होगा? 1 यदि 100 का आप क्यूब कीजिएगा, 2 जीरो है तो टोटल कितना? 6 जीरो आप इसको कर दीजिए, ठीक है। एम क्या हो जाएगा? मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि आप लोग को समझ में नहीं आया ये चीज़, इसका क्यूब कैसे किए हम, तो क्या किया जाता है? 100 को 3 बार लिखिए,
क्यूब है ना यहाँ पे, इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। चलिए इसको छोटा कर देता हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। 10 फुट से 30 इंच का अनुपात पूछा गया है आपसे। ओके, 10 फुट, देखिए इसको समझिए इस क्वेश्चन को। 10 फुट और 30 इंच का, तो ऐसा क्वेश्चन में अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ना। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। तो कहने का मतलब ये आपको दिया है 10 फुट अनुपात मतलब रेशियो 30 इंच। 30 इंच। ओके, इसी चीज़ को आप क्या लिख पाइएगा? दूसरे शब्दों में लिख पाइएगा। अनुपात को हम लोग भाग या फिर बटा में भी लिखते हैं। तो 10 फुट बटा 30 इंच। अब देखिए इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। या तो आप फुट को इंच में बदल लीजिए, या तो इंच को आप फुट में बदल लीजिए। ओके, तो देखिए इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, पहले फुट को हम लोग इंच में बदल लेते हैं। ये कितना हो गया? 10 इंटू 1 फुट लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? 10 गुना 1 कितना हो जाएगा? फिर से 10 ही हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। और नीचे तो अपना 30 इंच है ही। देखिए मैं स्टेप्स ज़्यादा करके बताता हूँ ताकि जो बच्चे न्यू हैं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो भी समझ पाएँ, इसलिए आप लोग पेशेंस से देखते रहिए। देखिए 10 हो गया। अब 1 फुट, ये कितना हो गया? 1 फुट। 1 फुट का वैल्यू कितना होता है बताइए? 1 फुट में कितना इंच होता है? तो होता है टोटल 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच। नीचे क्या है? 30 इंच है ना। तो इंच से इंच कट गया, ये 0 इससे कट गया, और 3 जो है 4 से कट गया। कितना आया वैल्यू? आपका जो वैल्यू है वो आ गया 4/1। अब 4/1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4:1। तो बस यही है आंसर, 4:1। ठीक ना, 4:1। कौन सा ऑप्शन गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आया बात समझ में? कैसे बनाया मैंने इसको? सेम यूनिट में कीजिए, सेम मात्रक में आप उसको कन्वर्ट जरूर कीजिए। आप जैसे मैं यहाँ पे फुट को इंच में कर लिया, आप चाहे तो इंच को फुट में करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आपका सॉल्व नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। उस तरह से मान लीजिए किलोमीटर और मीटर का दिया रहता, या केजी और ग्राम का दिया रहता, तो या तो आप ग्राम को ग्राम में केजी में कर लेते, या फिर केजी को ग्राम में कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो लोग उसका उस वैल्यू को आप लोग याद भी रखिएगा। ठीक है, उस वैल्यू को आप लोग को याद भी रखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मतलब माइनस जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितना डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको मैंने पिछले क्लास में रिलेशन बताया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। क्या था? C/5 = F - 32/9। यही था रिलेशन आपका। C/5 = F - 32/9, ये आपका रिलेशन था। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आइए, C का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए? C का वैल्यू कितना होगा? C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 ऊपर गया है ना, 5 ऊपर गया, ब्रैकेट में F - 32 / 9, यही तो रहेगा ना। ठीक है, अब आगे F का वैल्यू आपको कितना दिया है? -40 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 40 - 32 / 9। ठीक ना। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू ये वैल्यू कितना आएगा आपका? -50 ये आपका जो है 40 और इधर 30, 70 और 2 72, मतलब -72। ओके, और ये नीचे है 9। अब ये 9 जो है आपका इससे कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा। कितना आ गया वैल्यू बताइए मुझे? सॉल्व किए तो हम, कितना आ गया? 40 नहीं, यहाँ माइनस भी है, ध्यान दीजिए, हो जाएगा -8×5 = 40, इतना आ गया। तो C का वैल्यू कितना आया? C का जो वैल्यू है वो कितना दिख रहा है आपको? -40 डिग्री। तो यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट का इक्विवेलेंट सेल्सियस में कितना मान होगा, तो उसका भी कितना होगा, -40 डिग्री ही होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ ये आंसर आपका। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। ऑप्शन कौन सा गया, सी गया। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये रिलेशन जरूर याद रखिए, क्वेश्चन से आते रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की यूनिट क्रमशः क्या क्या होगी, ये पूछा गया है आपसे। MKS देखिए, जो आपका सिस्टम जो है, आपका जो प्रणाली है, ओके, जो यूनिट का जो सिस्टम रखा गया है वो आपका 3 रखा गया है। ठीक है, एक तो है आपका MKS, दूसरा है आपका FPS और तीसरा है CGS। ठीक है, ये 3 पद्धति रखा गया है यूनिट्स के अंदर। ओके, तो इसमें जो पहला जो होता है फर्स्ट वाला, ये मैट्रिक प्रणाली कहा जाता है, इसको मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। ओके, ये जो होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए M जो हमारा है, ये M, ठीक है, ये M हमारा किसको डिनोट करता है, मीटर को डिनोट करता है, लंबाई। ओके, देखिए ये तीनों जो है 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 वैल्यू। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है, ओके, ये आपको डिनोट करता है लेंथ के लिए या दूरी के लिए, लंबाई के लिए या दूरी के लिए करता है। दूसरा वाला जो वैल्यू है, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे K, यहाँ पे P, यहाँ पे G, ये दूसरा वाला जो वैल्यू है, ये आपका मास का, द्रव्यमान के लिए ये डिनोट करता है। और जो लास्ट वाला जो है S, ये समय मतलब टाइम का ये डिनोट करता है। तो यदि मैट्रिक प्रणाली में हम लोग MKS में यदि बात करेंगे, तो पहला वाला जो हो गया मीटर को डिनोट करेगा, किसको करेगा, मीटर को। ओके, उसके बाद ये जो K है, K किसको डिनोट करेगा, K हो जाएगा किलोग्राम को। ओके, किलोग्राम को। उसके बाद जो लास्ट S जो है, ये किसको डिनोट करेगा, तो सेकेंड को। ओके, सेकेंड। उसी तरह से इसमें यदि हम लोग बात करेंगे, इसमें FPS में, तो FPS जो आपका होगा, पहला हो जाएगा फुट, फुट हो जाएगा लेंथ के लिए, उसके बाद दूसरा हो जाएगा पाउंड, ओके, और तीसरा हो जाएगा सेकेंड। उसी तरह से CGS में पहला हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा ग्राम और तीसरा हो जाएगा सेकेंड। आया समझ में आप लोग को। तो ये 3 पद्धति किया गया है, जिसमें कि आप लोगों को मैंने तीनों चीज़ के बारे में बता दिया। आप लोग तीनों में से क्वेश्चंस कहीं भी आ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और पहला वाला क्या चीज़ को डिनोट करता है, पहला आपका लेंथ को बताएगा, दूसरा आपका द्रव्यमान या मास को बताएगा, ठीक है, या भार को बताएगा, तीसरा समय को। समय में सब एक ही है, सेकेंड तीनों में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 25 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, MKS में पूछा गया। तो बताइए पहला वर्ड क्या हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, मीटर होगा, हाँ या ना, हो जाएगा मीटर। उसके बाद K क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद S क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर A। आंसर क्या हो गया इसका, 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, A हो जाएगा। यदि आपसे FPS में पूछ देता तो क्या बनाते आप, फुट, पाउंड, सेकेंड। यदि आपसे CGS में पूछता तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखिए। 26 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए 2 प्रकार की राशि होती है, एक होती है सदिश और एक दूसरी होती है अदिश। तो सदिश राशि किसको कहा जाता है, अदिश राशि किसको कहा जाता है, बताइए, जो बच्चे जान रहे हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए सदिश राशि वैसी राशि को कही जाती है जिसमें कि दिशा होती है, ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ उसमें कुछ दिशा होगा। लाइक मैं बोलूँ आपको कि 5 न्यूटन फोर्स, ओके, तो 5 न्यूटन का फोर्स किस दिशा में भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किस दिशा में। मैं आपको बोलूँगा कि आपको एक टेबल है आपके कमरे में रखा हुआ है, ठीक है, उस टेबल को मैं कहूँगा कि 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का बल उसमें लगाओ, फोर्स लगाओ, तो आप क्या सब तुरंत आप मुझसे पूछिएगा कि सर 10 न्यूटन का हम फोर्स तो लगा देंगे, लेकिन किस दिशा में लगाए, ये तो बताइए। जिस दिशा में टेबल को रखना है उसी दिशा में तो लगाना पड़ेगा ना। तो आप तो जरूर पूछिएगा सर किस दिशा में लगाएं। तो दिशा क्या हो गया, फोर्स के साथ हमेशा दिशा का बात हम लोग करते हैं। इस वजह से फोर्स क्या हो जाता है, सदिश राशि, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है आपका एक
डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों चीज़ होता है, दिशा और परिमाण भी होता है इस वजह से। तो समझ में आया कि सदिश किसको कहा था। अब अदिश किसको कहा था, अदिश मतलब अदिशा मतलब दिशा नहीं होगा उसमें, उसको अदिश कहेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब मान लीजिए जैसे दुकान में आप जाइएगा चावल खरीदने के लिए, चावल बोलेगा 1 केजी चावल दो हमको, 1 केजी चावल दो, तो वो थोड़े पूछेगा आपसे कि किस दिशा में चावल लीजिएगा। कभी देखें ऐसा इस तरह कोई पूछता है, नहीं पूछता है, उसमें सिर्फ परिमाण का बात होता है। इस वजह से वो कौन सा राशि हो जाएगा, जैसे हम मास की बात करें, ओके, मास द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें यदि क्वेश्चंस में हम यदि ये देखें कि अदिश राशि कौन सी है, तो 26 का आंसर क्या होगा, अदिश राशि, ठीक है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, बल, अवरोधन, गति या त्वरण। 26 का आंसर बताइए सभी लोग। तो 26 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, गति। देखिए एक होता है वेग, क्या होता है, वेग, जिसको कि वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी जो होता है वो सदिश राशि होता है, लेकिन यदि गति की बात करें, गति जिसको कि हम लोग स्पीड कहते हैं, तो स्पीड जो होता है ये आपका कौन सा होता है, अदिश होता है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये क्या होता है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। आया समझ में। त्वरण, जैसे त्वरण की बात करें तो त्वरण जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ये बल जो है ये भी क्या हो जाएगा, अभी तो मैं बताया बल के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अवरोधन जो होगा ये भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अवरोधन रोका जाना, मान लीजिए कुछ रोका जा रहा है तो किस दिशा में रोकिएगा, वो भी तो आएगा ना। तो गति जो होगा आपका अदिश होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से 4 क्वेश्चन बना है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ये आ जाए, ठीक है। तो गति हो जाएगा आपका अदिश, अब बाकी बल जो है सदिश होगा, अवरोधन सदिश होगा और त्वरण भी सदिश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। दाब की राशि पूछी गई है। दाब कौन सी राशि होती है, प्रेशर, ठीक ना। तो प्रेशर जो होता है ये आपका होता है अदिश राशि, ओके, क्या होता है, अदिश राशि, याद रखिए बी होता है प्रेशर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सब देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को बहुत मन भी लग रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि जो मतलब क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, देखिए 722 मिली न्यूटन, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम आपका मिली है, ओके, MILLI मिली, मिली न्यूटन। अब मिली तो पढ़े थे आप लोग, मिलीमीटर पढ़े थे, मिली लीटर पढ़े थे, मिलीग्राम पढ़े थे, लेकिन यहाँ मिली न्यूटन आ गया, ठीक है। तो मेरा कल वाला जो वीडियो था, प्रीवियस क्लास वाला जो वीडियो था, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि जो है मिली वर्ड तो रह जाता है, इसके बगल में क्या लग जाता है, जैसे ग्राम लगा दिए, ओके, तो ग्राम बन गया, मिलीग्राम बन गया। यदि आप इसमें यहाँ पे आप लीटर लगा दिए तो मिली लीटर बन गया, ओके। यहाँ पे यदि आप जो है ग्राम लगा दिए तो मिलीग्राम बन गया, लीटर लगा दिए तो मिलीलीटर बन गया, और यदि मीटर लगा दिए तो मिलीमीटर बन गया, मिलीमीटर बन गया। उसी तरह से यदि हम वहाँ पे न्यूटन लगा दें तो क्या बन जाएगा, मिली न्यूटन बन जाएगा। वहाँ पे यदि हम राहुल लगा दें तो मिली राहुल बन जाएगा। वहाँ यदि हम श्याम लगा दें तो मिली श्याम बन जाएगा। क्या दिक्कत है, कुछ भी लगा दीजिए वही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मिली का जो मतलब होता है, मिली का क्या होता है मतलब, मिली का मतलब होता है, देखिए 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यही होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए। तो यहाँ पे हम लोग मीटर यहाँ पे कर दिए तो यहाँ भी मीटर कर दिए। यदि जब यहाँ पे हम मान लेते हैं मीटर हटा करके यहाँ काट के हम न्यूटन कर देंगे तो ये 1000 तो वैसा रहेगा ही, और ये मिली वाला वर्ड भी रहेगा, लेकिन ये वाला जो टर्म जो हम लिखे थे न्यूटन के जगह पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 1000 मिली न्यूटन। समझ में आया कैसे मैंने निकाला इस चीज़ को।
बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत ही तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझा रहे हैं। अब यहाँ के बाद नहीं समझ में आएगा तो क्या बोलें आपको। आप लोग इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम क्लासेस को एकदम बिट बाय बिट, एक एक पॉइंट मेरा जो बोलता है उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और उन चीज़ों को जब तक समझिएगा नहीं क्वेश्चन करने में थोड़ा परेशानी होगा। फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि चीज़ों को आप लोग को जो है बहुत ही ढंग से पेश करूं और बहुत ही मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म तो आप लोग का निकल के आ गया सामने। अभी आपसे क्या पूछा है बताइए, आपसे क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 722 मिली न्यूटन। तो मिली न्यूटन पे हम लोग को पहुँचना है, तो भैया लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ई वाला टर्म किधर ले चलते हैं। तो कितना है 1000 मिली न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन, यही है ना। हाँ, तो हम लोग को जितना का भी निकालना पहले तो एक पे जो जाना पड़ेगा, तो 1 मिली न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 न्यूटन, यही होगा ना। ठीक, अब आपसे कितना पूछा गया है 722 का पूछा गया है। ओके, तो 722 के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 722 कर दीजिए, इधर हो गया 722 मिली न्यूटन। साफ साफ थोड़ा लिखा जाए, थोड़ा सा पेन का इशू है मेरा, क्या कर सकता हूँ, ये तो बस ऐसे ही है। एक ढंग का लेना पड़ेगा। देखिए 722 था ना, हाँ 722 ठीक है। तो 722 से दोनों साइड गुणा कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा मिली न्यूटन इज इक्वल टू 722 डिवाइडेड बाय 1000 न्यूटन। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 शून्य यहाँ 3 के बाद डेसिमल दे देंगे, 0.722 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई ऑप्शन होगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा गया ऑप्शन, ऑप्शन हो गया ए नंबर, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे सॉल्व किया आप लोग देख लीजिए। तो चलिए सभी लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन 29 कहता है एक बार एक बार वायुमंडलीय दबाव निम्न के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 ATM, ठीक है, इसको कहा जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितना के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10⁵ PA के इक्वल होता है, मतलब पास्कल। PA मतलब पास्कल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए मानते हैं कि पेन का इशू है, ठीक है, लेकिन आप लोग यदि मेरे वर्ड्स को सुनते रहिएगा तो आप लोगों को कहीं परेशानी नहीं होगा, आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं आराम से लिख पाइएगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब 30 क्या कहता है कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई पूछ दी गई है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई पूछी गई है। अब बताइए लंबाई की इकाई कौन सी हो जाएगी सीजीएस में। अभी पूरा तीनों पार्ट्स में बता दिया, तो सीजीएस में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी रखा गया है, ताकि आप लोग अपने से क्वेश्चन सीखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चीज़ों को सीख रहे हैं। बताइए इसका सभी कोई आंसर कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी लाइव सभी कोई आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 लिख करके लिखिए ऑप्शन कौन सा होगा, लंबाई की इकाई। ओके, तो क्या होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। जो लड़के बी बताए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो लोग कुछ कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक HP, एक अश्व शक्ति, क्या कहते हैं HP को, क्या कहते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। ओके, तो एक हॉर्स पावर जो है कितना वाट के इक्वल होता है ये पूछा गया है आपसे। एक हॉर्स पावर कितना वाट के इक्वल होता है ये आपसे पूछ दिया गया है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 735.5, ओके 735.5 वाट होता है। मगर ये यदि मैं आपसे पूछूं तो ये जो है आपका मैट्रिक पद्धति में होता है। किस में होता है, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता है। ओके, मैट्रिक सिस्टम में कितना होता था 735.5 वाट होता है। लेकिन यही आपसे यदि ब्रिटिश प्रणाली में यदि पूछ दिया जाता, तो ब्रिटिश प्रणाली में यदि पूछा जाता तो 746 हो जाता। ओके, क्या होता है ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP का मान जो होता है 746 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक का ही लेके मान के चलते हैं, इस वजह से हम लोग 735 वाला इसके लिए मार दिए आंसर। लेकिन
यदि दोनों ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये वाला भी ए और बी दोनों मिलेगा, तो आप लोग बेहतर होगा कि इसी पे टिक लगाइएगा। लेकिन यदि वहाँ पूछ देगा, ब्रैकेट में देगा कि मैट्रिक में भैया बताइए, मैट्रिक में, तो मैट्रिक के लिए आप इसमें मारिएगा। लेकिन यहाँ बोल देता कि नहीं ये हमको नहीं चाहिए, हमको ब्रिटिश में बता दो, ठीक है, हमको जो है आप ब्रिटिश में बताओ, ठीक ना। तो ब्रिटिश में यदि पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे जाना था, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे 31 का क्या आंसर आएगा, ए आएगा, ठीक ना, ए आंसर होगा इसका। कुछ चीज़ें यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, क्लास ख़त्म हो जाने के बाद फिर से उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, या फिर जब आप फ्री होते हैं उस टाइम में आप चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग बेहतरीन ढंग से और चीज़ों को समझ भी लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो हूँ बोर्ड में, ये जो मेरा बोर्ड था, ठीक है, ग्लास बोर्ड, इसमें मैं पढ़ा अब नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था, चीज़ों को समझ मतलब कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो मैं जो हूँ इस अभी जो है डिजिटल माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो इस उद्देश्य से, ताकि आप लोग को चीज़ें स्पष्ट दिखे, ठीक है, सब कुछ आपको विजुअलाइज आप ढंग से कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग जो है यदि इन चीज़ों को फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आपका कम होगा, इसलिए स्पष्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो 144 में नहीं, इतना तो नहीं, इतना ज़्यादा गरीबी मत दिखाइए, आप लोग 240p पे चलाइए, ठीक है, 240p पे एकदम बेहतरीन चलेगा। और नहीं तो 360p पे, जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, 360p पे एकदम शानदार दिखने वाला है आप लोग को, ठीक है। तो 360p पे चलाइए, बेहतर है। और जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, डाटा का दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो 240 पे भी चला सकते हैं, आप लोग को बेहतरीन ढंग से चीज़ों को दिखाई मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 कहता है कि किस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है। अब डाइन जो है ये बल की इकाई है, किसकी इकाई है, फोर्स, ओके, फोर्स। ऐसे फोर्स की इकाई क्या होती है बताइए, कमेंट में से भी कोई बताइए क्या होती है, न्यूटन होती है, हाँ या ना, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पे जो है हमको पूछ दिया गया है, क्या पूछा गया है कि हाँ बल की इकाई आपसे पूछी गई है, मतलब कि डाइन जो है, डाइन की किस चीज़ की इकाई होती है ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस पद्धति में, इसका सही आंसर हो जाएगा CGS में, ओके। CGS में क्या होगा, जो है CGS में बल का जो इकाई होता है वो डाइन होता है, बल का इकाई क्या होता है, डाइन होता है। MKS इस समय हम लोग बात करेंगे तो न्यूटन ये सब होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक गज में कितना फीट होगा, ये पूछा गया आपसे। एक गज, ठीक है, गज बराबर हाउ मेनी फीट। देखिए FEET भी लिखते हैं, FOOT भी लिखते हैं, फुट, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, फीट या फुट। तो बताइए कितना होगा एक गज जो होता है। देखिए पहले जो टेलर वगैरह जो यूज करता था, या जो दुकानदार जो कपड़ा बेचता था, वो लोग गज इसमें यूज करता था। आजकल भी गज होता है, लेकिन मीटर आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो एक गज जो होता है वो कितना फीट के बराबर होता है, वो आपका 3 फीट के बराबर होता है। कितना वैल्यू होता है इसका, 3 फीट, ओके। तो एक गज बराबर हाउ मेनी फीट्स, तो 3 फीट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 2.5 पाउंड बराबर हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब 2.5 पाउंड में जो है कितना किलोग्राम होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो आपका एक जो पाउंड होता है, 1 पाउंड, ओके, इसको किस सिंबल में LB भी लिखा जाता है, ठीक है, LB। ये जो होता है ये आपका जो वैल्यू होता है, ये होता है 453.6 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक ना। 1 पाउंड जो होता है ये आपका 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम के इक्वल होता है, ओके। अब इस चीज़ को देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं अब ग्राम वाले पार्ट को मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए किलोग्राम में पूछा है, इसलिए इसको मैं अब किलोग्राम में कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए 453.6 इंटू 1 ग्राम लिख पाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी टर्म को तो वही रहेगा। अब
1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम बराबर कितना केजी? 1 ग्राम बराबर, अभी 1 ग्राम की जगह लिखेंगे हम लोग कितना केजी, तो 1/1000 केजी, हाँ है ना। ठीक, अब ये 1000 का 3 जो सुनना है, अब इसमें सॉल्व कीजिएगा तो ये जो पॉइंट था मेरा, ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, 3 डिजिट के बाद यहाँ चल जाएगा, तो कितना हो गया 0.4536 केजी। ठीक है, तो ये जो मेरा वैल्यू निकला है, किसका वैल्यू निकला, ये तो हमारा 1 पाउंड का वैल्यू निकला ना, 1 पाउंड का वैल्यू निकला है कि नहीं, या LB जो वही है पाउंड। तो हमसे पूछा कितना गया है, 2.5 का पूछा गया है ना, तो 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी गुना कर दीजिए, तो 2.5 LB या पाउंड इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.4536 केजी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये वाला पार्ट को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.134 केजी इज योर आंसर। देखिए ये देख लेते हैं हम लोग, कोई कहीं पे ऑप्शन में होगा ज़रूर, कहाँ है भाई, देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी चले गया, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। आ गया समझ में। देखिए करना क्या है, आपको 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, ये बस आपको इतना याद रखना है। कुछ कुछ टर्म्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे मैं केजी का आपको नहीं बोल रहा याद करने लिए, ग्राम का याद कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। अब हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट कर लिए तो कितना हो गया, 0.4536 ग्राम हो गया। ये 1 पाउंड का वैल्यू था, आपसे 2.5 पाउंड का वैल्यू पूछा गया, दोनों साइड 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया वैल्यू, 1.134 केजी। आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एमकेएस प्रणाली में, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सेम ही है एक तरह से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपसे मैं यदि पूछ दूँ CGS में बता दीजिए, CGS में, ठीक है, तो CGS का क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा जाएगा 35 का, A, B या C, सेंटीमीटर, ग्राम, मिनट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर मीटर, किलोमीटर, कौन सा हो जाएगा इसका। देखिए क्या होगा, सभी को बताइए आंसर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर B। आंसर कौन सा हो गया आपका, B हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैंने इसको एडिट करके थोड़ा सा CGS यहाँ कर दिया। जब यहाँ CGS कर दिया तो इसका आंसर कौन सा बन गया, आंसर बन गया B बन गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, कहता है कि 61 न्यूटन मीटर कितना जूल के बराबर होता है। 61 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ये पूछा गया है। बताइए सभी लोग, सॉल्व कीजिए इसको, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप फिजिक्स का कुछ यदि नॉलेज होगा तो आप लोग को, तो इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाइएगा, खैर नहीं भी होगा तो भी मैं समझा दूंगा। देखिए रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन जो होता है, देखिए ये होता है आपका 1 न्यूटन मीटर, ओके, 1 न्यूटन मीटर बराबर जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, जूल किसकी इकाई है, जूल एनर्जी का भी इकाई होता है और जूल हीट का भी इकाई होता है, उष्मा का भी इकाई जूल होता है। ठीक ना, तो देखिए अभी आपसे कितना का पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया है 61 का पूछा गया, 61 का, तो 61 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 61 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 61 जूल। तो कौन सा गया ऑप्शन, ऑप्शन चल गया बी, ऑप्शन चल गया बी। आइए अभी है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 33 किलो जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर, 33 किलो जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर। अभी हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट अभी अभी जो है हम लोग जान रहे हैं इस बात को, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1
जूल के बराबर होता है ना। 1 न्यूटन मीटर कितना के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों तरफ जो है 1000 से गुना कर देते हैं। कर सकते हैं ना, मेरी मर्जी। इक्वेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड गुना कर दीजिए सेम वैल्यू से, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए सेम वैल्यू से। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है इस दोनों साइड 1000 से गुना कर देते हैं। ये नहीं पूछिएगा कि सर 1000 से क्यों गुना कर दिया आप, इसका आंसर आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा कहाँ से आ गया, ये बात नहीं पूछिएगा कि कहाँ से आ गया। मैं क्या कहा कि इक्वल टू है, इक्वेशन है, इधर आप 1000 से गुना की, इधर भी तो गुना हो रहा है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों कट जाएगा, फिर तो हम वहीं पहुँच गए। इसलिए आप कोई भी इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वल टू। जब इक्वल टू इस तरह का चीज़ रहता है, वहाँ पे आप सेम वैल्यू से, सेम नंबर से गुना कर सकते हैं दोनों तरफ, या सेम वैल्यू से आप डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इसलिए 1000 से हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कुछ इसके पीछे उद्देश्य है। अब देखिए क्या उद्देश्य है। 1000 से जब मैंने गुना किया तो यहाँ कितना मिल गया हमको भाई, यहाँ हमको मिल गया 1000 न्यूटन मीटर, और इधर कितना मिल गया 1000 जूल, हाँ या ना, यही तो मिलेगा ना। ठीक है, अभी देखिए ये 1000 न्यूटन मीटर को, 1000 न्यूटन मीटर को हम इसी तरह से रहने देते हैं। ओके, 1000 न्यूटन मीटर। ये जो पार्ट है 1000 को क्या बोलेंगे, किलो बोलेंगे, तो किलो को के से दिखा दिए, और ये जो जे वाला पार्ट है इसको जे लिख दिए, तो किलो जूल हो गया ये। ठीक है, 1000 जूल बराबर क्या हो गया, 1000 किलो जूल। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कहा था हमसे बोला था 33 किलो जूल का पूछा है। ओके, तो किलो जूल वाला पार्ट को किधर ले चले, हम इधर ले चलते हैं। आ जाओ भाई तुम इधर। किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर कितना है, 1000 न्यूटन मीटर। देखिए मैं डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिखा, इसको डिराइव करके दिखाया कि कैसे आया ये। ठीक ना, अब क्या करेंगे, 33 से पूछा है इसलिए 33 दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो 33 किलो जूल बराबर कितना हो जाएगा, 33, यहाँ 3 तो सुनना इसलिए 3 से 3 सुनना यहाँ दे दिए, न्यूटन मीटर। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 33,000 न्यूटन मीटर इज़ योर आंसर। चलिए हम लोग अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन था सही हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर चल गया डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आ गया समझ में। तो बस आपको क्या रिलेशन आपको मैं याद कराया, एक क्वेश्चन एक रिलेशन याद कराया, उस पर सारा बन रहा है आपका, देख रहे हैं ना। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, और उसके बाद मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, वो क्या बन गया 1000 जूल, जो कि 1 किलो जूल के बराबर है वो। ठीक, और फिर उसको फिर 33 से गुना कर दिया, हमारा रिक्वायरमेंट था 33 हमसे पूछा गया, चल 33 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया 33,000 न्यूटन मीटर। आ गया समझ में आंसर सबको, कैसे सॉल्व होगा ये। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका जो है टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल्सियस और केल्विन का। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 177 सेल्सियस बराबर कितना केल्विन। ओके, टेम्परेचर का ये सब स्केल है आपका, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रिमर हो गया, या फिर केल्विन हो गया। इसका मैं रिलेशन भी आप लोग को पिछले क्लास में लिख दिया था। अब देखिए एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे टाइम भी किल होगा, और बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए वो चीज़ फिर टाइम किलिंग होगा। इसलिए आप लोग क्लास मिस मत कीजिए, सारे का नोट्स भी बनाया कीजिए। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोग को क्या होगा कि मैं रिलेशन वहाँ जो टेबल दिया था सबका एक साथ था, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, रिमर का, केल्विन का। ओके, तो यहाँ हमसे पूछा गया है आपसे सेल्सियस और केल्विन के बीच पूछा गया, तो सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन पकड़ लेते हैं। तो C/5 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5 था, यही था ना रिलेशन, C/5 इक्वल टू K-273 डिवाइड बाई 5। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, क्या बन गया ये, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा C इज इक्वल टू K-273, यही हमारा रिलेशन आ गया। ठीक ना, ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है बताइए, 177 C, मतलब सेल्सियस का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 177 दे दिया है। तो सेल्सियस की जगह हम रख देते हैं कितना, 177 रख देते हैं, इज इक्वल टू K-273, यही है ना, K-273। इसको सॉल्व कीजिए तो K बराबर क्या हो जाएगा 177 और प्लस 273। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ओके, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा
तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, तो केल्विन में कितना आ गया वैल्यू, 450। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, ले लीजिए। अब नेक्स्ट है, चलिए कर लिए सभी कोई। तो क्वेश्चन नंबर अभी 39 कहता है कि 7 स्क्वायर इंच, ओके 7 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 7 इंच वर्ग, 7 इंच वर्ग बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको इंच और सेंटीमीटर के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। पिछले क्लास में आपको बोले भी थे कि ये वाला जो टर्म होता है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, वो आप लोग लर्न कर लीजिए। तो 1 इंच जो होता है, 1 इंच होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, यही होता है। अभी आपसे देखिए स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है तो दोनों साइड स्क्वायर हम लोग कर देंगे। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का जो स्क्वायर है कितना, 1 ही रहेगा। इंच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंच स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2.54 का 2.54 है इसका स्क्वायर होगा, इधर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। ठीक, अभी आपसे कितना का पूछा, 7 का पूछा है, तो चलो वही हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 7 इंच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, लिख देते हैं इतना, अगुना 7 था, 7 से कर दिए, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.54 इंटू 2.54 इंटू 7 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तीनों को, तो वैल्यू जो है आपको मिलेगा वो मिलेगा 45.1612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा मेरा था यहाँ पे। देखिए ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा है सही, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग के आज का जो सेशन है उसका लास्ट स्लाइड है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। पर उससे पहले एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं ये आप लोग यदि ITI के स्टूडेंट हैं और यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर यदि आप लोग का CBT एग्ज़ाम है ITI वाला, तो आप इन वीडियोस को बहुत ही अच्छे ढंग से मन लगा करके देखा कीजिए और अपने दोस्तों तक या फिर आपके रिलेटिव तक भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए और इस चीज़ ये मुझे पता है कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं और ज़रूर इन चीज़ों को शेयर भी करते होंगे, क्योंकि किसी का मेहनत, आपके सर का, आपके टीचर का मेहनत है, तो उस चीज़ को ज़रूर ये करते होंगे, दूसरों तक पहुंचाते होंगे। ठीक है, और वीडियो को यदि आप लोग को पढ़ाई समझ में आता है मेरा, आप लोग को लगता है कि हाँ सर से हम कुछ सीख रहे हैं, तो जाते जाते ज़रूर एक बार थंब ज़रूर अप करके जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत हौसला बढ़ता है, खुद अपना भी हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा इतने बच्चे ने मुझे लाइक किया है मेरे वीडियो को, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, इस वजह से, और कोई बात नहीं। चलिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि अदर थॉट्स नहीं लेना है, बस यही थिंकिंग है कि थोड़ा बहुत कि हाँ मोटिवेट हम लोग को भी मिलता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने बच्चे हैं जो लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, उनको समझ में आ रहा है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। अब यहाँ पे देखिए एंगल का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एंगल कन्वर्जन। देखिए सब तरह का कन्वर्जन मैंने अपने टॉपिक्स में लेने का कोशिश किया है। तो एंगल कन्वर्जन में देखिए आपका डिग्री होता है, डिग्री, रेडियन होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का कन्वर्जन हम लोग सीखते हैं अभी। देखिए रिलेशन आप याद कीजिए, रिलेशन जो होता है आपका, ठीक है, रिलेशन आपका सिर्फ एक रिलेशन याद रखिए, मैं आपको बताता ही हूँ, कन्वर्जन बहुत ही आसान होता है बशर्ते आप उसको समझ चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, तब उस ढंग से समझाने के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैं जो हूँ उन चीज़ों को अपना ये भी ख्याल रखता हूँ कि बच्चे अच्छे समझ में आए, तो
कि क्या छोटा से छोटा चीज़ ही लिया जाए, ज़्यादा बड़ा समझा के तो फ़ायदा है नहीं, छोटा चीज़ समझाया जिससे कि बहुत चीज़ कवर हो जाए, इसलिए मैं इन चीज़ों को पकड़ा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बस एक रिलेशन मैं बोलूँगा, ध्यान में रखिए, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये चीज़ सिर्फ याद रखिए। क्या बताया मैंने? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, अब यहाँ से आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरह से 25, 30, 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपने ध्यान में रख लिया। आइए अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री में आ जाएंगे। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, है ना। इस 180 को क्या किया, इसके नीचे भेज दिए। ठीक है, तो पाई के नीचे ये आ गया 180, यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, इस जगह क्या बच गया, 1 बचेगा ना, ये 180 नीचे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ 1 बचेगा ऊपर में। ठीक है, अच्छा चलिए, नहीं समझ में आ रहा है ना, आज मैं और दूसरे ढंग से समझाता हूँ। देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 गुना 180 डिग्री लिख देता हूँ। अब पाई रेडियन इतना तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, 1 डिग्री गुना 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। अब 1 डिग्री को यहाँ छोड़ दीजिए और नीचे इसको 180 डिग्री को ले जाइए, तो ये क्या हो गया, पाई बटा 180 रेडियन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन 90 डिग्री का पूछा है, आप 90 डिग्री का सही आप जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है। 1 डिग्री था यहाँ पे, इसको गुना कर देंगे 90 से, और इस साइड भी क्या करेंगे 90 से गुना करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में मैंने बताया है दोनों साइड कुछ भी कीजिए सेम काम कीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर भी 90 से गुना कर दिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 90 गुना 2, 180 होता है, 2 बार में कट गया। आंसर तो हमारा सॉल्व हो चुका। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 रेडियन। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। 90 डिग्री कितना के बराबर होता है, रेडियन में होता है पाई बाय 2 रेडियन के बराबर होता है। आया समझ में? चलिए इसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबों ने? तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यहाँ पे हमको बताइए कि 2 पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा। 2 पाई बाय 3 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यही बोले थे ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, मतलब क्या, उसको उस साइड आइस कर नहीं लिख सकते हैं, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है ना। चलिए अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1 रेडियन में लिख देते हैं इसको। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई डिग्री होगा कि नहीं होगा। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कितना पूछा है ध्यान में रखिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इतना पूछा है 2 पाई बाय 3 रेडियन के बारे में पूछा गया है। दे दीजिए इसको 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन। इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे ना, 2 पाई बाय 3 इंटू ये वाला पार्ट तो पहले से था ही, कितना हो जाएगा 180 बटा पाई, 180 बटा पाई। तो ये पाई से ये पाई कट गया, ये 3 से ये कट गया, 60 बार में कितना हो गया, बच गया यहाँ पे 2 गुना 60 कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 गुना 60 कितना होता है, 2 गुना 60 होता है 120 डिग्री। तो वैल्यू क्या आया, 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास सब में पढ़े होंगे आप लोग, डिग्री का रेडियन में कन्वर्सन फिर रेडियन का डिग्री में। लेकिन बहुत बच्चों को परेशानी होती है, मैं जानता हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि मैं खुद फेस किया हूँ। ठीक है, मगर अभी आप लोगों को ज़रा सा भी परेशानी फेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताया है, इसको बस इतना ही सरल ढंग से बताया कि आप लोग को इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ये वाला टर्म आप लोग ध्यान में रखिए, क्या है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बस यहाँ आप इसको याद रख लिए, उसके बाद क्या हो गया, ज़िंदगी झींगा लाला, है कि नहीं। तो यही है। तो ठीक है, आज का जो है सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है कल फिर मिलेंगे और हम लोग पार्ट नंबर 3 के साथ जो है क्वेश्चंस और कुछ करेंगे, क्वेश्चन WCS का।
तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने जो है यूनिट चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चंस जो रह गया था उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखे हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चैप्टर वाइज हम आप लोग को क्वेश्चंस इसमें कराएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मिक्स क्वेश्चन भी दूसरे चैप्टर्स में मिक्स करके क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए आप लोग जो है क्वेश्चंस को करते रहिए इस तरह से, और अपना भी कुछ क्वेश्चंस करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना क्वेश्चंस के भरोसे ही रहिए। हालांकि ये क्वेश्चंस आप जब करते हैं तो आप इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व कर पाइएगा, तो वो उन चीज़ को आप लोग देखिएगा आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक ना, इस वजह से। तो हम लोग फिर जो है कुछ और क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं। तो आप लोग जो है फिर अपना पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई में, और क्या कहें, बस इतना ही है। तो चलिए फिर लगे रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सबको जो है आज फिर से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक बधाई। तो चलिए हम लोग फिर अब मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।